गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सेकेंड स्टेप डाइजेशन का 2 स्टेप कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने माउथ और स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है और उसका क्या मैकेनिज्म है, इसको मैंने डिटेल्स में बताया है। आज के क्लास में स्टमक के बाद जब फूड काइम के फॉर्म में बदल जाता है, तो इस काइम में बदलने के बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ अगर देखें तो ये 6 से 7 मीटर तक का होता है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सबसे अपर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, वो पार्ट इसका डियोडेनम कहलाता है। डियोडेनम का नेक्स्ट अगला जो पार्ट होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट को हम जेजेनम कहते हैं, और लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को हम इलियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डियोडेनम, जेजेनम एंड इलियम। डियोडेनम और स्टमक का जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पर एक वल्व लगी हुई होती है। इस वल्व को भी हम स्फिंक्टर कहते हैं। याद रहे कि ओइसोफेगस और स्टमक का भी जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पर भी जो वल्व है उसको भी स्फिंक्टर कहते हैं। और स्टमक के लोअर रीजन का पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उस जंक्शन पॉइंट पर भी एक वल्व होती है, उसको भी हम स्फिंक्टर ही कहते हैं। और दोनों कंडीशन में वल्व का काम एक ही है, जो फूड को अंदर के तरफ आने देना। जैसे ही फूड इंटर कर जाता है ओइसोफेगस से स्टमक में, तो वो वल्व क्लोज हो जाती है और फूड बाहर की तरफ नहीं जा पाता। ठीक उसी तरीके से अब जब ये काइम इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर से ये स्फिंक्टर यहाँ पर जो वल्व है वो क्लोज हो जाएगी और फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के तरफ वापस नहीं जाएगा। जैसे ही फूड इंटर करता है स्फिंक्टर में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनल रीजन में, तो अभी इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, जिसे आपने काइम कहा, उसका मीडियम कैसा होगा? तो स्टमक में चूँकि एसिडिक मीडियम था, इसीलिए जब ये काइम इंटर करेगा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम रीजन में, तो यहाँ पर भी इसकी मीडियम एसिडिक ही रहेगी। लेकिन जैसे ही फूड इंटर कर जाता है डियोडेनम में, तो यहाँ पर 2 सिक्रीशन मिक्स होते हैं। एक वो जो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है, जिसे आप कहते हो बाइल जूस, और दूसरा पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज का सिक्रीशन। ये दोनों सिक्रीशन आके इस काइम के साथ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि पेनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होके मिलते हैं यहाँ फूड के साथ, वो डाइजेस्टिव एंजाइम एसिडिक मीडियम में फूड पर काम नहीं करता, यानी डाइजेशन का काम अभी यहाँ पर तुरंत इनिशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि फूड का मीडियम एसिडिक है।
तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर के थ्रू जो सिक्रीशन बाइल जूस का आया है, तो उस बाइल जूस का एक्शन पहले होता है इस फूड पर। लेकिन थोड़ा सा पहले हम जान लें इस बाइल जूस के बारे में। इस बाइल जूस का सिंथेसिस इनसाइड द लीवर होता है। आप आगे के क्लास में जब 11th में जाएंगे तो जानेंगे आप कि लीवर में एक एक्नी सेल होता है। उस एक्नी सेल का काम है बाइल जूस का सिंथेसिस करना। तो लीवर में बाइल जूस का सिंथेसिस होता है, देन आफ्टर ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर के जस्ट नीचे का एक लेयर है जो ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और उसी में आके बाइल जूस स्टोर रहता है। जैसे ही फूड यहाँ इंटर किया तो उसके बाद गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, जिस डक्ट को हम बाइल डक्ट कहते हैं, और पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है जिसे आप कहते हो पेनक्रिएटिक डक्ट। यहाँ गौर करें, बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट ये दोनों एक पॉइंट पे जुड़ता है और वहाँ से एक सिंगल कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिस डक्ट को आप कहते हो बाइल पेनक्रिएटिक डक्ट। इसका मतलब है कि बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस इस कॉमन डक्ट के थ्रू सेम टाइम में उस काइम के साथ मिक्स होता है ड्यूडेनल रीजन में। लेकिन चूँकि पेनक्रिएटिक जूस का एक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर पहले बाइल जूस का एक्शन होता है, और ये बाइल जूस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाइल जूस के मेन फंक्शन को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बाइल जूस का पहला फंक्शन होता है कि जो काइम एसिडिक मीडियम का अभी ड्यूडेनम में आया है उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है कि बाइल जूस क्या है, तो वो साल्ट का सॉल्यूशन होता है जिसमें मेनली सोडियम साल्ट होते हैं, और वो सोडियम साल्ट जैसे ही एसिडिक मीडियम के फूड काइम के साथ मिक्स होगा तो उसका मीडियम वो अल्कलाइन कर देगा। ये पहला काम होता है बाइल जूस का। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो आप गौर करेंगे कि फूड माउथ से हमने लेना शुरू किया था, स्टोमक तक आया। इस दोनों जगह में से मैंने ऐसा कहीं पर नहीं कहा कि फैट का डाइजेशन इनिशिएट होता है। इट मीन्स ना तो माउथ में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ना ही स्टोमक में। इसका मतलब है कि सबसे पहले फैट का ब्रेकडाउनिंग इसी बाइल जूस के कारण होता है, जिसके कारण सिंपल फैट जो है, जो आपने फूड में इंटेक किया है, वो पहली बार ये बाइल जूस उसे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है कि व्हेन एवर बाइल जूस एक्ट ऑन फैट, देन फैट कन्वर्टेड इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो दो फंक्शन हो गया बाइल जूस का। क्या क्या? तो फर्स्ट हो गया इट कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम, एंड सेकेंड फंक्शन इसका हो गया इट ब्रेक्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे ही बाइल जूस का एक्शन इनिशिएट होता है, फूड अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो गया, देन आफ्टर जो पेनक्रियाज से जूस सिक्रीट हुआ था, उस पेनक्रिएटिक जूस का एक्शन आपके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पर शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि पेनक्रियाज से जो जूस सिक्रीट होते हैं उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। 3 एंजाइम्स में तीनों को, यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का सिक्रीशन पेनक्रिएटिक जूस में रहता है।
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसे आप कहते हैं एमाइलेज। फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम्स है उसे आप कहते हैं लाइपेज। और प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होता है उसे कहते हैं ट्रिप्सिन। याद रहे कि जो स्टमक में सिक्रीट होता है प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, लेकिन पेनक्रियास से जो सिक्रीट होता है उसे कहते हैं ट्रिप्सिन। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बचे उसको ये एंजाइम्स उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। यानी जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जो लाइपेज है उस फैट को फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इतना सारा मैकेनिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में ही हो जाता है। अब इसके बाद फूड आगे के तरफ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे रीजन जिसे आप जेजेनम और इलियम कहते हैं, उस रीजन में जैसे ही ये फूड जाएगा तो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो बच जाता है या प्रोटीन बच जाता है या फैट बच जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, जिस एंजाइम को आप इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंटेरिकस के नाम से जानते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स बचे इन सभी को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस रीजन में आने के बाद डाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है न्यूट्रिशन का जो सेकेंड स्टेप है डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ही तरह के फूड बच जाते हैं, एक वो जो डाइजेस्ट हो गया यानी डाइजेस्टेड फूड और दूसरा वो जो अनडाइजेस्ट है यानी अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में जो सेल प्रेजेंट होता है उस सेल के विल्ली के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहां से एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगा यानी ब्लड में इंटर कर जाएगा। विल्ली कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक्चुअली विल्ली जो होता है वो सेल का क्रैम्प सेल मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड होता है। उसी फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन को ही हम विल्ली कहते हैं। लेकिन जैसे ही डाइजेस्टेड एंजाइम उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा देन आफ्टर वो फ्लैसिड हो जाएगा और कंसंट्रेशन उस सेल में उस डाइजेस्टेड फूड की बढ़ जाएगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो डाइजेस्टेड फूड इंटर कर जाएगा ब्लड में, जहां से वो सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के पास पहुंच जाता है। अब लीवर में केमिकल रिएक्शन होती है। आप गौर करें कि डाइजेस्टेड फूड में मेनली आपको 4 ही कंपोनेंट मिले। वो क्या सब था? तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड और फैट का सिंपल फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी ये 4 हो गए। ये चारों जब इंटर करेगा ब्लड सर्कुलेशन में तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके सेल के पास पहुंच जाता है, जहां इनसाइड द सेल उसका मैकेनिज्म होगा। फाइनली वहां पर एसिमिलेशन हो जाएगी, जो रिस्पिरेशन में आप क्लियरली समझेंगे कि एसिमिलेशन से फाइनली उस ग्लूकोज का कन्वर्सन
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में हो जाता है और वही एनर्जी आपके सेल को मिलता है जिससे आपका बॉडी फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है। लेकिन इधर एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये तीनों लीवर में पहुंचते हैं। अब लीवर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जिस रिएक्शन के कारण फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का कन्वर्सन ग्लाइकोजेन में कर देता है लीवर, और यही ग्लाइकोजेन आपके लीवर में स्टोर हो जाता है या फिर आपके बॉडी के जो मसल्स में एडिपोज टिश्यू होते हैं उसी एडिपोज टिश्यू में स्टोर फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एडवर्स कंडीशन में यही ग्लाइकोजेन आपके बॉडी को ब्रेक हो के एनर्जी प्रोवाइड करती है। और दूसरा जो आपका एमिनो एसिड आया है, तो चाहे ये एनिमल प्रोटीन से मिला हो या फिर प्लांट प्रोटीन से मिला हो, इस दोनों एमिनो एसिड का कन्वर्सन आपका लीवर आपके बॉडी प्रोटीन में करता है, जिस प्रोटीन का यूज या तो फिर आपके बॉडी के लिए नए सेल के फॉर्मेशन में होता है या फिर सेल के रिपेयरिंग के लिए होता है। याद रहे कि अगर एक्सेसिव एमिनो एसिड आपने फूड के थ्रू लिया है तो वो एमिनो एसिड आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो फिर ये एमिनो एसिड का क्या होता है, तो ये एमिनो एसिड लीवर में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइंड होके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वही यूरिया सर्कुलेशन के थ्रू किडनी के पास आएगा, जहाँ से फिल्ट्रेट होके यूरिनेशन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का स्टोरेज नहीं होता है, लेकिन फैट का स्टोरेज होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। और जो ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल में गया तो वहाँ पर उसकी मैकेनिज्म होगी और फाइनली वो एसिमिलेट होके आपके बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपना फिजिकल वर्क करते हैं, यानी आपके बॉडी के सेल में जाके एसिमिलेशन कंप्लीट होती है। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि एसिमिलेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका रिलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होगा, यानी रेस्पिरेशन से लिंक्ड है, जहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इनिशियली तो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है कि जैसे ही ग्लूकोज इंटर करेगा इनसाइड द सेल तो उसके साइटोप्लाज्मा में इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग हो जाती है पायरुविक एसिड में, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लाइकोलिसिस। अब बात आती है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कन्वर्टेड इन पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। याद रहे कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो एंजाइम्स है उसी के कारण ये कन्वर्सन हो जाता है, लेकिन इसमें लेस अमाउंट में ही एटीपी रिलीज होती है, यानी ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 8 एटीपी मिलेगा यहाँ पर, जिसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो जाएगा, यानी नेट गेन आपको 6 एटीपी होता है ड्यूरिंग पायरुविक एसिड, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आफ्टर ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड और ये पायरुविक एसिड इंटर होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगी
और जिसमें ये कंप्लीटली पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, देन आफ्टर ये फाइनली कन्वर्ट होके CO2 H2O एंड ATP देता है। और इस ETS में यानी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया 32 ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कन्वर्सन से, यानी 1 मोल्स ग्लूकोज का अगर कन्वर्शन हो तो उससे आपको 38 ATP नेट गेन होता है। और वही ATP माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में स्टोर होता है। अब जब भी किसी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी से ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। दैट्स वाई वी से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। याद रहे कि माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेकडाउनिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। दैट्स वाई रिस्पिरेशन इज नेसेसरी इन आवर बॉडी। विदाउट ऑक्सीजन वो कन्वर्सन नहीं होता, इसलिए फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल होगा। इस प्रोसेस को आप एसिमिलेशन कहते हो। तो अभी आपने 4 स्टेप देख लिया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन को भी आप देखें तो जिस तरीके से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट्स होता है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। सिक्कम, कोलम एंड रेक्टम। सिक्कम सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का एक्चुअली जंक्शन पॉइंट है। तो अब अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में इंटर करता है, जहां पर वो थोड़ी देर के लिए फूड स्टोर होगा। लेकिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण अब सिक्कम से वो अनडाइजेस्टेड फूड कोलन रीजन में इंटर करता है। जैसे ही कोलन में आएगा तो कोलन के वॉल के थ्रू वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट साल्ट जो इस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होता है, उसको कोलन का वॉल जो है रीएब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन में मिला देता है। यानी कोलन में आने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस उस अनडाइजेस्टेड फूड में भी है, जिसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, वो सिक्कम का वॉल, कोलन का वॉल एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन में मिला दिया। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिकस में कन्वर्ट हो जाता है एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये फिकस आपके रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल आएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। अब आप गौर करें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पर आने के बाद ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गया और इसमें एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स का क्या मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को इस न्यूट्रिशन में आपने देखा। आशा करता हूँ कि इसको आप अब कंप्लीटली समझ गए हैं। वैसे अगर कहीं से भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन करें, आप मैसेज बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। वैसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लीवर के
थोड़े से और फंक्शंस जो डाइजेशन के अलावे लिवर का इम्पोर्टेंट रोल और क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावे फिर अमीबा और पैरामीशियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमें पढ़ना है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन को इनिशिएट करूंगा। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। सो लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। आप लोग तब तक कंप्लीट इसके नोट्स को बनाते हुए, जहाँ से भी जो क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप इनबॉक्स में लिख दें और फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट कर सकते हैं। थैंक यू।